we are here again and you are watching NGSU videos, जहां पर हम काफी दिनों से केमिस्ट्री की बातें कर रहे हैं। केमिस्ट्री की बातें करते करते हम आखिरकार पहुंच चुके हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि इस थ्योरी को मैक्सिमम या फिर मैं कह सकता हूं कि सभी जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री लेता है या केमिस्ट्री पढ़ता है तो उसे MOT पढ़नी पड़ती ही है। और ऐसा भी होता है कि MOT काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, हवा की तरह उड़ जाती है, पता नहीं लगती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली में आज हम सीखेंगे कि जो MOT है उसका मतलब क्या है, MOT है क्या। मैं ये मान के चलता हूं आपको MOT का M भी नहीं पता, इवन MOT के M को छोड़िए, आपको केमिस्ट्री का C भी नहीं पता। मैं ये मानकर आपको चीजें बताता हूं, तो आई होप कि आई एम डूइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू विद द many more examples and you will learn it very carefully and very deeply and very understanding manner so that कि आपको दोबारा कोई भी पूछे या आपको एग्जाम में लिखना पड़े तो आप उसमें गलती ना करें और आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उसको बहुत अच्छे से लिख भी पाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। MOT 1927 में VBT की डिस्कवरी के बाद में जो साइंस है उसने लगातार कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की है और केमिस्ट्री के अंदर 1927 से 1930 के बीच में 1927 से 30 के बीच में हमारे पास में जो साइंटिस्ट है हुंड, मोलिकन एंड जोन्स ने MOT की डिस्कवरी की, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि दो तरह के ऑर्बिटल है हमारे पास में। सबसे पहले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल एंड सेकंड कौन से हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दोनों को मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं कि इनका मतलब क्या है। जैसे एक एटम जो होगा, उस एटम का अगर कोई ऑर्बिटल है उसको बोलेंगे अपन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है हमें, इसको बोलेंगे हम एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड सेकंड वन, अपन अगर किसी मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल क्या होता है, दो एटम का कॉम्बिनेशन, एटम से एटम जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिटल बनेंगे, मान लेते हैं एक बार के लिए ये एक मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, एक तरह से सेल की अगर अपन बात करें कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस चले गए। बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे समझ पाएंगे, इवन मैं बायोलॉजी का हूं तो मुझे वही एग्जांपल याद आया। नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम दो न्यूक्लियस बना लेते हैं, मान लीजिए न्यूक्लियस एक तो ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, चारों तरफ उन पूरे के पूरे स्फीयर में कह सकते हैं हम क्या कर रहा होता है, राउंड कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपको एक चीज समझ में आ चुकी है कि एटम होता है पर्टिकुलर किसी एक एटम का ऑर्बिटल। यानी कि अगर मान लेते हैं हम हाइड्रोजन एटम है तो इस हाइड्रोजन एटम का जो ऑर्बिटल होगा वो हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ H2 की, यानी कि H2 का मतलब एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, दो हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग कर ली। बॉन्डिंग होने के बाद में H2 इज द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये H2 क्या होता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। सेकंड पॉइंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसको आप बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। अगर आपको दीवार पर कुछ चीज चिपकानी है तो आप क्या करेंगे, ज्यादा गोंद लगाएंगे, ज्यादा अच्छे से उसको क्या करेंगे, स्टिक करेंगे। ऐसा ही काम आप ऑर्बिटल में सोचिए, यानी कि एक एटम का एक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का दूसरा ऑर्बिटल है। ये जब दोनों कंबाइंड होंगे एक दूसरे से, अगर ये एक दूसरे के पास में ज्यादा अच्छे से चिपक जाएं, यानी कि इनकी जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग यानी कि हिंदी में बोलते हैं अपन इसको अतिव्यापन। अगर ये अतिव्यापन जो है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया ज्यादा हो जाए तो ये बॉन्ड क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि बॉन्ड स्ट्रांग कब होगा, जब ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। यानी कि मोर ओवरलैपिंग मोर द स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म्स, मोर ओवरलैपिंग यानी कि ज्यादा अतिव्यापन से ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आ चुका है आपको सेकंड पॉइंट में समझ में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर थर्ड। चलिए थर्ड पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा और इजी एक्सप्लेन करता हूं एक बार। सबसे पहले आप ऐसा मानिए कि जब दो एटम कंबाइंड हो रहे हैं, उन दो एटम के कंबाइंड के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है
वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो पार्टीशन में डिवाइड रहेगा। दो पार्टीशन में कौन से? एक तो बॉन्डिंग में और एक दूसरे वाला एंटी बॉन्डिंग में। देखते हैं इसको हम कैसे, कि हमारे पास में अगर यहाँ पर दो एटम्स हों, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एटम बहुत ही इजी एग्जांपल रहता है हाइड्रोजन का, तो जल्दी से समझ भी आ जाता है। ये हाइड्रोजन का एटम, एक और हाइड्रोजन का एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं हम 1s1। ऑलराइट, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक एटम, इसका 1s1। जब ये हाइड्रोजन का एटम इस दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिलेगा, यानी कि अगर एक बात करूं तो ये इसका स्फीयर है, इस हाइड्रोजन का एटम है, सामान्य स्फीयर है, सर्कुलर है, एस शेप है, इसलिए ये दूसरा हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग हुई है, जनरली आप बोल भी सकते हैं इसका बॉन्ड भी कौन सा है, सिग्मा एस एस बॉन्ड है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने पहले वाले वीडियोस में ये चीज समझ चुके हैं कि भाई सिग्मा का मतलब क्या है और एस एस का मतलब क्या है। सिग्मा का मतलब हेड टू हेड ओवरलैप, और ऐसे सिग्मा बॉन्ड बना है, एस ऑर्बिटल इसका है, एस ऑर्बिटल इसका है, तो दोनों एस एस यानी कि सिग्मा एस एस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए अब आपको चीज थोड़ी सी समझ आएगी। यहाँ पर ये जो 1s1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन s सेल के अंदर है, तो ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, यानी कि ये एक हाफ फील्ड है, ये भी एक हाफ फील्ड है। एक का हाफ फील्ड दूसरे के हाफ फील्ड से क्या करेगा? मैचअप करेगा, बॉन्डिंग करेगा। यानी कि जब आपके एटम से मॉलिक्यूलर बनेगा, यानी कि एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, तो उस मॉलिक्यूल के बनने में आधा पार्ट तो किसका होगा? एक एटम का। दूसरा आधा पार्ट किसका होगा? दूसरे एटम का। चलिए इसको हम दो पार्टीशन वाली जो हम बात कर रहे थे उसको पहले ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसको सीखते हैं। सर यहाँ पर ये इसकी मैं एक एनर्जी का लेवल बना देता हूँ, ये इसका एनर्जी का लेवल। एनर्जी के लेवल का मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन की, यानी कि हाइड्रोजन का एटम है तो इसकी कुछ एनर्जी होगी। अगर ये हम एज अ ग्राफ यूज करें इस चीज को, तो यहाँ पर मैं ई लिख सकता हूँ, एनर्जी का लेवल है। दोनों सेम एटम है तो दोनों की सेम एनर्जी है। अच्छा, तो मुझे एक और तीसरी चीज याद आती है यहाँ पर, क्या? वो ये है कि जब आप एमओटी की बात करें तो एमओटी के अंदर और वीबीटी में भी जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों जो एटम्स कंबाइन होंगे, दोबारा रिपीट करते हैं, दोनों जो एटम्स कंबाइन होंगे, उन दोनों एटम्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स ही एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम आगे, हम क्या कह रहे थे यहाँ पर। ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों एटम्स के बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो अपन ने सबसे पहले एक बात देखी, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन कौन से? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। देख लेते हैं। यहां पर मैं सबसे पहले नीचे बना देता हूं एक बार बॉन्डिंग। देखेंगे नीचे क्यों बनाया, अगर आपने ऊपर बना देते इसको। दूसरा जो है मैं यहां बनाता हूं एंटी बॉन्डिंग। यहां पर मैं लिख दूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? आपको बुक्स में दिखाई देगा ये बार बार BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पर उल्टी तरफ मैं लिख देता हूं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? हमें इतना सब कुछ क्लियर हो चुका है तो आगे वाली बात भी और आसानी से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हमने ये कहा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी क्या है? कम है। क्यों सर, कम क्यों हो गई एनर्जी? हम सबसे पहले यही पूछेंगे आपसे। हम पूछना चाहते भी हैं, जानना भी चाहते हैं, तो मैं बताना भी चाहता हूं आपको। क्या होता है कि जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के बाहर बाहर राउंड कर रहा होता है, ये दूसरा एटम उसका कोई इलेक्ट्रॉन राउंड राउंड कर रहा होता है, तो एक ये नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। जब ये दोनों एक दूसरे में कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस ज्यादा मिल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो फैल गया। जब फैल गया यानी कि नेगेटिव चार्ज को अपने स्पेस दे दिया। पहले छोटे से एरिया के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा कंप्रेस हो रहा था, अब आपने जब उसको स्पेस दे दिया ज्यादा, तो क्या हो सकता है? वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता है। यानी कि रिलैक्स होने के कारण उसमें क्या आ गई? स्टेबिलिटी। और हमेशा केमिस्ट्री में ध्यान रखिए कि जहां पर स्टेबिलिटी हम यूज करते हैं उसका मतलब ये है उसकी एनर्जी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी वो स्टेबल हो जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो
अनस्टेबल रहेगा। इसको बेसिक से एग्जांपल से हम कहते हैं कि जब आपके पास में फोन फुल चार्ज हो, एकदम फुल 100%, तो आप फोन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अरे बस बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही फोन एकदम डेंजर कैटेगरी के अंदर चला जाता है, एकदम पॉइंट तो नहीं बोल सकते, 1-2% पे चला जाता है, वहां पर जाते हैं हम कहते हैं अरे फोन के अंदर कोई डाटा सेवर मोड है तो वो चल जाए, और कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिससे मेरा जो बैटरी है वो थोड़ा सा और चल जाए, किसी हम ऐसी कंडीशन में हैं तो हम ट्राई करते हैं सेव करने की। यानी कि जब हमारी एनर्जी कम होती है, बैटरी के अंदर बैकअप कम बचा है, तो हम उसको बहुत सेव रखते हैं, वो क्या है, स्टेबल है, हम उसको नहीं चलाएंगे ज्यादा। बट जैसे ही एनर्जी ज्यादा है तो उस टाइम हम उसको बहुत यूज करेंगे, यानी कि वो बहुत ही एक्साइटेड है रिएक्शन करने के लिए। तो एनर्जी कम कब होती है, जब आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है, और स्टेबिलिटी कब आती है, जब एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया, फैल गया। तो यहाँ पे आराम से उस इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स होकर जगह मिल चुकी है और इलेक्ट्रॉन आसानी से स्टेबल फॉर्म में है। तो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। यहाँ पर देखिए सेकेंड बात जो आपको यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली है, हम ऑर्बिटल्स को एज अ वेव फंक्शन यूज करते हैं। वेव फंक्शन, अब ऐसा मानिए बहुत ही बेसिक आपको बताता हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करता है ऑर्बिटल में, तो वहां पर जब उसका मूवमेंट है तो वो दो टाइप से है। एक तो आप पार्टिकल भी बोल सकते हो, एक आप उसको वेव भी बोल सकते हो। पार्टिकल और वेव, यानी कि सर इसका मतलब क्या है पार्टिकल और वेव का? ऐसे मानिए आप कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऐसी वेव है, कैसी वेव है, ऐसी वेव है। ये एक एटम है, उसका ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल की वेव फंक्शन ये आ रहा है हमारे पास में, ऐसी वेव चल रही है। प्लस अगर जो दूसरा ऑर्बिटल है उसके भी वेव जो है, यानी कि उसके में अंदर भी जो मूवमेंट है वो सेम हो, तो सेम होने के कारण क्या होता है, ये एडअप हो जाएगी वेव। हमने किया भी है पिछली क्लासेस में कभी। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, यानी कि यहाँ पर वेव क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी कि वेव जब बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस वेव का इस वेव के साथ में एडिशन हो गया है। जब एडिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग हुई है। क्लियर है? सेकेंड, एक हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल तो ये है। सेकेंड बात मैं करता हूं कि वो जो दूसरा एटम है, उस दूसरे एटम का जो वेव फंक्शन है वो सर ऐसा नहीं है, वो है इसका जस्ट अपोजिट। जब एक इस वेव फंक्शन में है, दूसरा उसके अपोजिट वेव फंक्शन में, तो क्या आपके पास में रिजल्टेंट कुछ आएगा? नहीं आएगा। जब डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जब आपके पास में एक वेव दूसरे वेव को डिस्ट्रक्ट कर देती है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट क्या रहा है हमारे पास में, जीरो रहा है। जीरो रहा है तो हम इसको बोलते हैं, ये कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? देखिए आप इसको बहुत ही इजी वे में समझिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके पास में जब आप दूसरे एटम से किसी एटम को कंबाइन करते हैं, एक एटम को दूसरे एटम के साथ में कंबाइन करते हैं, तो उन एटम के कॉम्बिनेशन में दो तरह की कंडीशन होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो कहते हैं कि भाई हम ऐड हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि अरे नहीं भाई हमें ऐड नहीं होना। तो जो नहीं होने वाले हैं अगर वो कम है तो क्या होता है, जो होने वाले हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं। दो तरह की कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, या तो बॉन्डिंग हो जाएगी, कब होगी, जब बॉन्डिंग करने वाले ज्यादा हों, और बॉन्डिंग कब नहीं होगी, जब बॉन्डिंग नहीं करने वाले ज्यादा हों। तो लेट्स ट्राई। अगर आपके पास में एक बात और का ध्यान रखिए, इसके अंदर मुझे एक और चीज याद आ रही है जो आप देखेंगे अभी आगे। अगर आपके पास में बॉन्डिंग करने वाले और बॉन्डिंग नहीं करने वाले दोनों बराबर हैं, तो भी आपके पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड बनने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। क्लियर है? ओके, लेट्स ट्राई। ओके, पहले इसको यहां से मैं रब कर देता हूं। अब यहां पर देखते हैं हम इसी को फिर से कि हम क्या देख रहे हैं। यहां पर एक हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर आता है, ले आया भाई, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लेकर आता है, ले आया भाई। अपोजिट स्पिन के अंदर, सर यहां पर तो आपने सीधे सीधे बनाए हैं, सीधे सीधे बनाया, तो यहां पर भी आप सीधे सीधे बनाइए। आपको पाउली और हुंड
इसके रूल्स को थोड़ा रीड करना पड़ेगा कि पाउली और हुंड क्या कहते हैं। यानी कि पाउली ने हमें बताया था क्या कि सर, एक पाउली है और एक कौन सा है हमारे पास में, पाउली ने हमें बताया कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी क्वांटम स्टेट के अकॉर्डिंग अपने चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते। यानी कि समझ में नहीं आई बात, दोबारा से देखते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। चार क्वांटम नंबर आप पढ़ते हैं, उनका डिस्कस हम आगे दोबारा से कर लेंगे, बट एक बार आप ध्यान रखिए कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, एक क्वांटम नंबर तो उनका चेंज होगा। तो जो ये लास्ट में मैंने जो इनका एंटी बॉन्डिंग जो एक इस स्पिन में दिखाया है, किस स्पिन में दिखाया है, तो जो हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, वो स्पिन क्वांटम नंबर इसके लिए अलग है, इसके लिए क्या है, अलग है, बाकी सेम है। उसका डिस्कस फर्दर मोर अपन करते रहेंगे, बट अभी क्या आप ये मानिए कि स्पिन क्वांटम नंबर इन दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है। यहां पर अगर ये स्पिन ऐसे जा रहा है तो आप इसको प्लस हाफ बोल सकते हैं, अगर स्पिन उल्टा आ रहा है तो ये कौन सा है, माइनस हाफ है। ओके, ऑल क्लियर। तो ये बात तो क्लियर है सर कि इसके लिए हमारे चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं कि सर यहाँ पर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसका कुछ नाम तो होगा, यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इसका कुछ नाम तो होगा, बिल्कुल होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर हमने बात की थी कि ये जो s ऑर्बिटल होता है H का 1s1 है, तो इसका s ऑर्बिटल इसके s ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो इसके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा के अंदर भी आप बोल देते हैं इसको एक बार s, तो यहाँ पर ये कौन सा बना है, सिग्मा s। यहाँ पर ये जो सिग्मा s बना है, सिग्मा s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, तो ऊपर जो सर यहाँ पर ABMO है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पर ये इसका क्या नाम होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी हम सिग्मा s बोलेंगे। सर इसको भी सिग्मा s, उसको भी सिग्मा s, कुछ तो डिफरेंस रखिए, कुछ तो हमें बताइए अलग। यहाँ पर अलग ये है कि इसके ऊपर आप स्टार लगा दीजिए, एस्टेरिस्क बोलते हैं इसको हम, तो इसके ऊपर आप क्या लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए। तो यहाँ पर सिग्मा s जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और सिग्मा s स्टार क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बात आपकी हो चुकी है अब क्लियर। इसको क्लियर करने से पहले एक चीज और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हम जो बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, सर ये क्या है, नया नाम, एक के बाद एक नए नाम आते जा रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर ये होता है कि किसी एक एटम ने दूसरे एटम के साथ में कितने बॉन्ड बनाए हैं। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है एक एटम ने दूसरे एटम के साथ में कितने बॉन्ड बनाए हैं। सर कैसे पता लगेगा, बहुत ही आसानी से पता लगेगा, इसका फॉर्मूला है हमारे पास में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। ओके सर, क्या कहा आपने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, इतने ही है। चलिए नेक्स्ट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन 0 है, कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं दिखा दे रहे हैं, आपको भी नहीं दिख रहे होंगे, अपॉन में 2। ओके सर, फॉर्मूला हमें याद हो चुका है, क्या हो चुका है सर, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। ऑल क्लियर, फॉर्मूला को हम अप्लाई भी कर देते हैं। कैसे सर, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या बताएगा, ये बताएगा कि एक एटम ने दूसरे एटम से कितने बॉन्ड बनाए हैं। ओके क्लियर है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन 2, ये रहे 2, DMO 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, 0 है। ओके 0 रख देते हैं, अपॉन में 2 में से 0 गया, 2/2 कट गया, कितना आया 1, बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 1। इसका मतलब ये कि एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन से कितना बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एंड बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है और सिंपल सा तरीका है। अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हो, एंटी बॉन्डिंग बना लेते हो, तो बॉन्ड ऑर्डर तो आप एक झटके में बता सकते हो। क्लियर है। चलिए तो एक दूसरा एटम हम ले लेते हैं, देखते हैं कि सर दूसरे एटम के अंदर भी कौन कौन से बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट हैं। चलिए देखते हैं, इसके बारे में एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को कंटिन्यू रखें, पढ़ाई को तो बीच में रोकना भी नहीं चाहिए। He2, हीलियम के 2 एटम्स आपस में कंबाइंड हैं,
क्या सर ऐसा होता है? होता है तो देख लेते हैं, नहीं होता है तो भी देख लेते हैं। एक हीलियम का एटम, हीलियम ये रहा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर याद रखना भाई। चलिए देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ओके सर, हीलियम थोड़ा सा ही दीजिए हमें, बोर्ड छोटा है। हीलियम के अंदर 2, 1s2। यहाँ पर ये दूसरा हीलियम, इसका ये ऑर्बिटल 1s2। ऑल क्लियर सर? जैसा आपने पहले किया था वैसे आप यहाँ कर दीजिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना दीजिए एक। कौन सा होगा ये, सिग्मा या पाई? सिग्मा ही होगा भाई, एस है, हेड टू हेड ओवरलैप, सिग्मा एस। ऑल क्लियर। यहाँ पर सर अपोजिट साइड के अंदर देखेंगे हमने क्या बनाया है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑल क्लियर सर। चलिए देख रहे हैं हम BMO और ABMO, यहाँ पर 1s2, यहाँ पर भी 1s2, एक एक इलेक्ट्रॉन ले आए सबसे पहले। चलिए मेरे हाथ में मार्कर तो ऐसे ही रह गए, बना लेते हैं, यूज कर लेते हैं इनका, आज मैं लेके आया था वैसे। तो इस हीलियम का जो एटम है, ओ शिट सॉरी, मार्कर ही खुल गया, लगता है अच्छा नहीं था। चलिए ये हीलियम जो है इसके ही 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये जो दूसरा हीलियम है उसके ब्लू हम कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि हमें पता रहे कि हम कौन से इलेक्ट्रॉन किससे मैच कर रहे हैं। तो एक पहले इस हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, रेड है, ओके। यहाँ पर दूसरा हीलियम एटम है, उसका एक और इलेक्ट्रॉन है, ओके। यहाँ पर सर एक बार तो क्या हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारे पास में एक एटम है उसके दो एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। नेक्स्ट सर यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बिल्कुल दोनों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रख देते हैं उल्टा अपोजिट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो ये फिल हो चुका है पूरा का पूरा। पाउली और हुन को याद रखिएगा इसके अंदर। यहाँ पर ये जो दूसरा एटम है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं। ऑल क्लियर सर, हमें समझ में आ चुकी है बात। हम देख सकते हैं अब यहाँ पर कि इस हीलियम के एक एटम ने दूसरे हीलियम के एटम से बॉन्डिंग की है या नहीं की है। बिल्कुल एकदम इजी वे है। बॉन्ड ऑर्डर क्या था सर, भूल गए हम तो। क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। तो लगा देते हैं इसके लिए हम, क्या होता है यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यानी कि 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2 by 2 इज इक्वल टू, ओके दिस इज द रिदम। 2 में से 2 गया, 0 by 2, कुछ होगा कि डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 0। यानी कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि एक हीलियम के एटम का दूसरे हीलियम के एटम के साथ में बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, 0। और याद रखिए जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो यानी कि उस एटम ने दूसरे एटम के साथ में बॉन्डिंग नहीं की है, यानी कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मॉलिक्यूल है ही नहीं, सिर्फ काल्पनिक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं बहुत ही अच्छे एग्जांपल की ओर। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। जब हम बात करेंगे एस की, एस में क्या होगा, एक यहां पे बॉक्स होगा सर, एक यहां पे बॉक्स होगा। एक बार तो हम उसके बॉन्डिंग बनाएंगे और एक हम उसका एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ऑल क्लियर है यहां तक हमें? ये सर सिग्मा हो गया एस और ये सिग्मा एस स्टार हो गया। ऑल क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही आप एक बार पी के लिए देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं पी की बात करूं, पी में क्या होगा यहां पर देखते हैं। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, अपने को पता है। यहां पर भी अगर दूसरा भी ऑर्बिटल पी वाला आ रहा है तो इसमें भी 3 होंगे, px, py, pz। रिसेंट की क्लासेस में हम यही रीड कर रहे हैं इतने दिनों से। चलिए देखते हैं px, py, pz, px, py, pz। जनरली तो हम इनको सामने सामने रखते हैं, बट एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए, मैं इजी मेथड में लेके चल रहा हूं उसको। चलिए px और py है, px और py है, इनको आप एक प्लेन में ले लीजिए। यानी कि सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पर px
और ये आ गया हमारे पास में py। इन दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, फॉर्म हुए हैं हमारे पास में। तो मैं इसके दोनों लाइंस जो है वो दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। एक बार तो हम ऐसे ले जाते हैं इसको, एनर्जी इसकी कम कर दी हमने। एक जो दूसरा हमारे पास में क्या बच गया, Z, यानी कि ये दूसरे वाला हमारे पास में है Z, ये है PZ। ऑलराइट, ऑल क्लियर। सर इसके अपोजिट के अंदर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये वापस से हमारे पास में px py और ये हमारे पास में आ गया pz। ये जो मैंने आपको एक स्पेसिमेन कह सकते हैं हम, जो रेडी करके दिया है, इस स्पेसिमेन को आपको लर्न करना है। बट इस लर्न के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, एटॉमिक नंबर 8 से कम, एटॉमिक नंबर 8 से कम एटम्स जो होंगे उनके लिए ये स्पेसिमेन रहेगा। यानी कि उसके अंदर px और py जो ऑर्बिटल है उनके एनर्जी pz से कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ है कि सर उनकी एनर्जी तो कम हो गई, सर जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उनके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल बताएंगे आपको। यहाँ पर एटॉमिक नंबर जिनके 8 से कम होंगे उनके लिए ये स्पेसिमेन रहेगा। तो सर हमारे पास में जो एटॉमिक नंबर 8 से ज्यादा है उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए भी देख लेते हैं। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं साइड में, ताकि आपको कंपेयर हो जाएगा, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। ये भी P के लिए ही है, बट जहां पर एटॉमिक नंबर 8 से ज्यादा हो या फिर 8 हो। क्लियर है? देखते हैं। ये p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल। तो यहां पर हम सबसे पहले एनर्जी किसकी कम करेंगे, pz की। आफ्टर दैट हमारे पास में दो आ जाएंगे, px एंड py। सर अपोजिट के अंदर भी तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे अपोजिट में। अपोजिट में ऊपर आ जाएगा हमारे पास में pz, और वापस से यहाँ पर जो है हमारे पहले से जो दो हमने रख रखे हैं, px एंड py। ऑल क्लियर है? क्लियर है ये बात? एटॉमिक नंबर 8 से जिनके कम होंगे उनके लिए आप ये स्पेसिमेन रखेंगे, और एटॉमिक नंबर जिनके 8 से ज्यादा है उनके लिए आप ये स्पेसिमेन रहेंगे। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है कि हमने ये जो px py और pz जो है इनको शफल कर दिया है, और कुछ भी चेंज नहीं है। इनको आप देखिए और इनको आप देखिए, सिर्फ pz ऊपर है, इसमें pz ऊपर है और यहाँ पर इसमें pz। तो सर इसका क्या रीजन है कि यहाँ पर जो ये px और py है ये नीचे आ गए हैं और यहाँ पर ये px py ऊपर चले गए हैं? इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा आप, कि जब एटम का साइज छोटा होता है, एटम का साइज जो है वो छोटा है, यानी कि एटॉमिक नंबर 8 से जो कम होंगे उनका एटम का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो जिनका एटम का साइज छोटा है उनके अंदर जो ये p से p की जो ओवरलैपिंग होगी ना, वो ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि ये न्यूक्लियस जो है बीच में सेंटर में, इस न्यूक्लियस का साइज क्या है, छोटा है। न्यूक्लियस साइज छोटा है तो ये ज्यादा पास में आ सकते हैं, और ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को स्प्रेड होने के लिए एरिया ज्यादा मिल रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पर जो px और py है ना, इन एक्सिस पे जो ओवरलैपिंग है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इतना समझिए आप, क्या होगा यहाँ पर px और py की ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई, क्योंकि एटम का साइज क्या था, छोटा था। एटम का साइज छोटा था, न्यूक्लियस का साइज छोटा था, इसके कारण वो ज्यादा पास में आ गए, ज्यादा पास में आ गए तो ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई, ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। बट जैसे एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज्यादा होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ओवरलैपिंग है, ये यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी दूर हो जाती है। ये जब दूर हो जाती है थोड़ी, तो इस दूर होने के कारण क्या होता है कि ओवरलैपिंग अच्छे से हो नहीं पाती, अच्छे से हो नहीं पाते तो यहाँ पर px और py की एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और pz की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, एटम का साइज छोटा है, 8 से कम है, तो उसके लिए px और py की एनर्जी ज्यादा कम होती है, और एटॉमिक साइज अगर 8 है या 8 से ज्यादा है, एनर्जी क्या हो जाती है, pz की कम हो जाती है। ऑल क्लियर? चलिए तो हम बहुत ही एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में आप भी एक मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको एक C2 का ट्राई करने के लिए बोलता हूं। C2 का एक बार आप ट्राई कीजिए कि C2 जो है वो एक्चुअली में
होता है या नहीं होता है। कैसे ट्राई करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो आई होप दिस इज क्लियर हो जाएगा आपके। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो आई होप कि आपने उसको ट्राई किया होगा। तो हम प्रोसीड करते हैं हमारे C2 की ओर। C2 में आप कार्बन का एटॉमिक नंबर जानते हैं 6। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2। तो यहाँ पर ये जो p सेल है उसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर ये जो एक कार्बन है उसके जो p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 2, ये एक कार्बन। यहाँ पर ये जो दूसरा कार्बन है उसके p में इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, 2p2, यहाँ पर भी 2p2। ऑल क्लियर? ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर सर मैंने जो आपको अभी पहले बताया था कि हमें जो स्प्लिटिंग करनी है इसकी और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं वो हम कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे? जिनका एटॉमिक नंबर 8 से कम हो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले px py के एनर्जी को कम करेंगे, इसका रीजन भी आपको पता लग चुका है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे? जो pz है उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर मैं बता देता हूं ये px एंड py और ऊपर हमारे पास में आ चुका है pz। ओके, सो लेट्स ट्राई हियर कि हम कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले इनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं रेड कलर से कर देता हूं और यहां पर ब्लू कलर से। ओके, सो हमारे पास में अब अच्छा सा कॉम्बिनेशन है और हम देख सकते हैं कि अगर सबसे पहले मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके आऊं यहां पर और इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके आऊं यहां पर, तो हम क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन उसका लेके आए, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका लेकर जाए, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका लेके आए, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। अगर आपने ऐसा किया है गलत है, काट दीजिए उसको, सही नहीं है, क्योंकि आपने हुंड और पाउली के नियम्स को अच्छे से रीड नहीं किया। आपको सबसे पहले ऑर्बिटल्स में अनपेयरिंग प्रेजेंट रखनी है। बिल्कुल, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो 2p2 है इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, ले आए 1। यहाँ पर px और py दोनों एक ही एनर्जी लेवल में है, तो जब दोनों एक ही एनर्जी लेवल प्रेजेंट है तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे आप उसको भी अनपेयर रखें सबसे पहले। आफ्टर दैट आप क्या करें? एक और इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, ले आए सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे सर। चलिए अब हम देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हैं हम यहाँ पर। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 माइनस। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं दिखाई दे रहे इसका मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 0 अपॉन में 2 यानी कि 4/2, 4/2 यानी कि 2। बॉन्ड ऑर्डर आ चुका है 2, यानी कि कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। C2 एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में, ध्यान रखिएगा, C2 वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। इसकी जो बॉन्डिंग है ये MOT के द्वारा ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है एंड आई होप कि अब आपने इसकी डिस्कवरी जो है कर ली होगी पहले से ही। एंड चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक हम बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं O2। इसका आप बहुत ही इजीली बना भी सकते हैं और बहुत ही इजीली समझ भी सकते हैं। जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आप मुझे बता दीजिए। वीडियो को एक बार फिर से पॉज कीजिए और हम देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। आई होप आपने इसको सही ड्रॉ किया होगा। सही है या नहीं, चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। O2 के लिए हम सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जानते हैं 8। 8 आते ही आपके माइंड के अंदर दोनों चीजें क्रैक करनी चाहिए कि मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिमेन यहाँ था, एक स्पेसिमेन यहाँ था। 8 से जिनका एटॉमिक नंबर कम होगा, 8 से जिनका एटॉमिक नंबर कम होगा उनके लिए px py कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। और जिनका 8 या 8 से ज्यादा होगा उसके लिए px py कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे और नीचे क्या आ जाएगा? pz। ऑल क्लियर? ये माइंड में रखना पड़ेगा आपको सबसे पहले। चलिए हम देखते हैं इसको। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है बिल्कुल, 1s2 2s2 2p
2 to 4 and 4 ऑल क्लियर, याद रहेगा आपसे। ओके, यहां पर हम बात कर रहे हैं एक ऑक्सीजन के एटम की, ये इसकी p ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑक्सीजन, उसका p ऑर्बिटल ऑक्सीजन। ओके, p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। यहां पर हम देखें p के अंदर यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे सामने प्रेजेंट है। सर बिल्कुल पहले जैसा ही काम कर देते हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे BMO और यहाँ पर बनाएंगे ABMO। कितने कितने बनेंगे आपको पता है, यहाँ पर 8 से एटॉमिक नंबर ज्यादा है या 8 है, तो 8 में हमें क्या करना है, PZ को नीचे रखना है। किसको रखना है नीचे, PZ को। उसके बाद में PX एंड PY। यहाँ पर PZ वही ऊपर का ऊपर रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका PX एंड PY। ऑल क्लियर। चलिए देखते हैं इनके, आप जो ये लाइंस हैं ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके, चलिए तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम इसका लेके आते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसका लेके आते हैं। क्लियर। सबसे पहले जो पेयर हुआ है उन इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का ले आते हैं। नीचे आएगा सबसे पहले एक, वहां से एक हमने इसको ले लिया और एक हम इसको ले लेते हैं। क्लियर, आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन। एक बार मिटा देता हूं उसको मैं, इसको भी मैंने मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए थे पहले, फिर एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए। क्लियर है। आफ्टर दैट सर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन और भी बचा हुआ है, और बचा हुआ है तो वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां आ जाएगा। चलिए हमारे पास में इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो तैयार है, बट क्या हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के इलेक्ट्रॉन 1 2, ये भी चलेगा तो उसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। 1 2 2 बाय 2 कितना है, 4 बाय 2 कटा 2, यानी कि एक ऑक्सीजन का एटम दूसरा ऑक्सीजन के एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और आपने ये बहुत बार पढ़ा भी है, आज आपने इसको क्लियरिफाई भी कर लिया है, अंडरस्टैंड भी कर लिया है। MOT के द्वारा आपको ये पता लग चुका है कि एक ऑक्सीजन एटम का दूसरा ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर। एक और बात जो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बताती है, जो मैंने पहले कहा था आपको मैं बताऊंगा, वो ये है कि यहां पर ये एटम इस एटम से कंबाइन तो हो गया, लास्ट के अंदर आपको दिख रहे हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड, ध्यान रखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने का ये मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं। तो हमें जो MOT है वो एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती है वो ये है कि पैरामैग्नेटिक नेचर को भी इसने एक्सप्लेन कर दिया। कैसे किया, यहां पर आपको एंटी बॉन्डिंग है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण O2 जो है वो आपका कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसे अगर मैं आपसे थोड़ा सा रिवीजन में पीछे जाकर पूछूं तो जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है, क्या उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, नहीं था। नहीं था तो इसका मतलब वो क्या होंगे, डायामैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे। तो आपने क्लियर कर चुके हैं, क्या क्लियर कर चुके हैं सर, कि हमें MOT ये और बताती है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कैसे पता लगेगा, जब आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और डायामैग्नेटिक कब होगा, जब आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एंड MOT की बहुत सी बातें VBT से सिमिलर भी है, काफी कनेक्ट भी करती है, बट इसके बारे में आप लिंक के अंदर नोट्स में रीड कर सकते हैं।
एक्चुअली वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। आई होप आपको इजीली समझ आ चुका होगा। तो जो मेन पोर्शन है वो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझा दिया है। आई होप आप इसके नोट्स भी रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू आर शेयरिंग दिस वीडियो, दिस एजुकेशनल चेन विद योर फ्रेंड्स एंड विश मी ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। मैं काफ़ी सारे अनदर टास्क भी करने जा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड read day by day MGSU videos. Thank you. One second. Thank you.